नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एक्ट नंबर 1 ऑफ 1872 एसेंट 15 मार्च 1872 वाज इनफोर्सेबल फ्रॉम 1 सितंबर 1872। अधिनियम क्रमांक 1 1872 का सहमति 15 मार्च 1872 को प्राप्त हुई और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 से लागू है। अब आते हैं इसके प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका पर। प्रियम्बल कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इट इज हियरबाय एनेक्टेड एज फॉलो। साक्ष्य विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया। प्रियम्बल से एक बात तो क्लियर हो गई कि इंडियन एविडेंस एक्ट कंसोलिडेटिंग, डिफाइनिंग एंड अमेंडिंग एक्ट है। कंसोलिडेटिंग इसलिए है क्योंकि 1872 में जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पारित हुआ उसके पहले भारत में साक्ष्य से संबंधित बहुत सारी विधियां जो प्रचलित थीं, अलग अलग जगह बिखरी थीं, कोई एक संहिता नहीं थी जहां पे साक्ष्य से संबंधित विधियां हों, तो उनको एक जगह समेकित करने का प्रयास भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किया गया। कुछ इंग्लिश लॉ के टर्मोलॉजी जो थे उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिभाषित किया गया और भारतीय परिस्थितियों और इंग्लिश लॉ की परिस्थितियों में तालमेल बिठाते हुए कुछ चीज़ों को अमेंड किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 समेकनकारी, परिभाषाकारी और संशोधनकारी अधिनियम है। अब आते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 का मार्जिनल नोट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तीन चीज़ें हैं। शॉर्ट टाइटल पे आते हैं तो शॉर्ट टाइटल है इसका द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, पहले इसमें एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन यह ओमिट कर दिया गया, ओमिटेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसी के एक्ट के एंट्री नंबर 44 के जो है 5th शेड्यूल का, उसी में एविडेंस एक्ट में यह जम्मू एंड कश्मीर को ओमिट कर दिया गया। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। अप्लाइज टू, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, सभी न्यायिक कार्रवाइयों पर जिसमें सेना न्यायालय भी शामिल है। और कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है यह देखते हैं। नॉट अप्लीकेबल टू द आर्मी एक्ट, द नेवल डिसिप्लिन एक्ट, द इंडियन नेवी एक्ट 1934, द एयरफोर्स एक्ट, इस पे लागू नहीं होता है। और कहाँ लागू नहीं होता? नॉट अप्लीकेबल टू एफिडेविट प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर और प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। एफिडेविट जो कि किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं है। और आर्बिट्रेटर, मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं है। और कमेंसमेंट पे आते हैं तो कमेंसमेंट 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872 से लागू है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 2 पे आते हैं। धारा 2 को रिपीलिंग एक्ट 1938, एक्ट नंबर 1 ऑफ द 1938 के द्वारा रिपील कर दिया गया। यह क्वेश्चन प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कभी कभी, इसलिए यह याद रखना है कि सेक्शन 2 ऑफ एक्ट नंबर 1 1938 के द्वारा सेक्शन 2 को रिपील किया गया। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 3 कहता है कि इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस अनलेस अ कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट। जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम के द्वारा जो भी शब्द और एक्सप्रेशन बताए गए उनका वही अर्थ होगा। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कोर्ट। कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन लीगली अथराइज्ड टू टेक एविडेंस। सभी जजेज और मैजिस्ट्रेट और वह सभी व्यक्ति जो विधिता साक्ष्य लेने के लिए अधिकृत हैं, कोर्ट कहलाते हैं। इसमें आर्बिट्रेटर नहीं आता है। तो कोर्ट में क्या क्या आता है कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेज एंड मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन लीगली अथराइज टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कोर्ट में शामिल नहीं है। कौन कौन है इसमें? ऑल जजेज, ऑल मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। काहे का? लीगली अथराइज टू टेक एविडेंस। नेक्स्ट वर्ड जिसे डिफाइन किया गया है फैक्ट। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड बताया गया है। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड नंबर 1 एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेज।
कोई वस्तु, वस्तु की दशा और वस्तुओं का संबंध जो कि इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, वह तथ्य में शामिल है। और दूसरा, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई मानसिक दशा जिसका किसी व्यक्ति को भान है। यह दो चीजें आती हैं फैक्ट में। फैक्ट में क्या क्या आता है? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेज, यह फिजिकल फैक्ट हो गया। और सेकंड क्या? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, यह क्या हो गया? मेंटल फैक्ट हो गया। अब इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन बताता है कि देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर इन ए सर्टेन प्लेस इज ए फैक्ट। कुछ निश्चित वस्तुएं हैं जो कि किसी निश्चित क्रम में सजाई गई हैं और निश्चित क्रम में या निश्चित स्थान पर रखी गई हैं, वह एक तथ्य है। दैट ए मैन हियर्ड और सॉ समथिंग इज ए फैक्ट, किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, वह एक तथ्य है। दैट ए मैन सेड सर्टेन वर्ड इज ए फैक्ट, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, वह एक तथ्य है। दैट ए मैन hold a certain opinion, has a certain intention, act in good faith or fraudulently, or used a particular word in a particular sense, or is or was at specified the conscious of a particular sensation is a fact। किसी व्यक्ति ने कोई राय धारित की है, वह एक तथ्य है। या किसी व्यक्ति का कोई निश्चित इंटेंशन है, वह एक तथ्य है। किसी व्यक्ति ने गुड फेथ या फ्रॉडुलेंटली, मतलब सद्भाव में या बेईमानी पूर्वक कोई कार्य किया है, वह तथ्य है। कोई शब्द किसी विशेष व्यवहार में इस्तेमाल किया गया, वह तथ्य है। या किसी विशेष समय में उसकी मानसिक दशा क्या थी, वह किस अनुभूति को महसूस कर सकता है, वह एक तथ्य है। यह इलस्ट्रेशन के द्वारा समझाया गया है। और लास्ट में एक इलस्ट्रेशन बताया गया, दैट ए मैन हैज सर्टेन रेपुटेशन इज ए फैक्ट, किसी व्यक्ति की कुछ ख्याति है, वह भी एक तथ्य है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है सेक्शन 3 में यूज की गई है, वो है रिलेवेंट। वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड विद द अदर इन एनी ऑफ वेज referred to in the provision of this act relating to the relevancy of fact। मीन्स एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य दूसरे तथ्य से संसक्त हो। संसक्तता को कनेक्टिविटी कहते हैं। रिलेवेंट में कनेक्टिविटी की बात आती है। रिलेवेंट का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये हमेशा सेकेंडरी थिंग होती है। रिलेवेंट वह परिस्थिति है जिसका किसी तथ्य का किसी अन्य तथ्य से कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन होता ही है। रिलेवेंट टू अनदर की बात करता है सेक्शन 3 में, जो कि हम देखेंगे। पहला पॉइंट उसमें है रिलेवेंट टू अनदर। यह शो करता है कि रिलेवेंसी का अपना कोई इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। कनेक्टेड की बात है, सेकंड पॉइंट जो उसमें है कनेक्टेड। कनेक्टेड यह बताता है कि लॉ की भाषा में लॉजिकल कनेक्शन ही कनेक्टेड से संबंधित है, जो कि तर्क पर आधारित होता है और लॉ से जुड़ा रहता है। और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 6 to 55 जो आएगा वह रिलेवेंट होगा। जो सेक्शन 6 से 55 के अंतर्गत आएगा जो परिस्थितियाँ, वह रिलेवेंट होगी। यदि धारा 6 से 55 तक की परिस्थितियों से तथ्य नहीं जुड़ा हुआ तो वह रिलेवेंट नहीं होगा। मतलब कि अगर चैप्टर 2 के अनुसार कनेक्टिविटी है तो लीगल रिलेवेंसी हो जाएगी, और अगर चैप्टर 2 के अनुसार कनेक्टिविटी नहीं है तो लॉजिकल रिलेवेंसी हो जाएगी। अब लोग कहते हैं कि चैप्टर 2 में सेक्शन 5 को एक्सक्लूड क्यों कर दिया जाता है। सेक्शन 5 को इसलिए एक्सक्लूड कर दिया जाता है क्योंकि सेक्शन 5 सिर्फ यह बताता है कि विच फैक्ट में बी प्रूव्ड। तो फैक्ट इन इशू में बी प्रूव्ड एंड रिलेवेंट फैक्ट में बी प्रूव्ड ओनली, यही दो चीज़ें हैं जो सेक्शन 5 बताता है, इसलिए सेक्शन 5 को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब आते हैं फैक्ट इन इशू पर। फैक्ट इन इशू क्या होता है? द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड क्या है? एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और कनेक्शन विद अदर फैक्ट द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट किसका? ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी का। क्या? asserted और deny, कहाँ? इन एनी सूट और प्रोसीडिंग नेसेसरली फॉलो। एक बार फिर से देखते हैं फैक्ट इन इशू को। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और कनेक्शन विद अदर फैक्ट। क्या? द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट्स, ये चार चीजें किसकी?
ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी की, इन तीनों की, राइट, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी की क्या एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट की बात करता है। क्या है, असर्टेड है या डिनाइड है। कहाँ पे, एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग में, जो कि जरूर ही होना चाहिए। हिंदी में देख लेते हैं। विवादक तथ्य, विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से या अन्य तथ्यों के संसर्ग से किसी अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्य में हो, जिसका किसी वाद या कार्रवाई में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है। इसी तरह इसे याद करने की कोशिश करेंगे विवादक तथ्य को, जिस तरह ये मैंने बनाया है इसी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण यह कहता है कि जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रवृत्ति विधि के उपबंधों के अधीन अवलिखित करता है, तब ऐसे विवाद के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाता है वह विवादक तथ्य होता है। अब इसको इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। एज्ड एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी की हत्या का क अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद हो सकते हैं। एट द ट्रायल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट में बी इन इशू, क्या हो सकता है फैक्ट इन इशू, दैट ए कॉज्ड बी डेथ, यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की, यह फैक्ट इन इशू हो सकता है। क्या और क्या हो सकता है, दैट ए इंटेंडेड टू कॉज बीज डेथ, यह कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था। और क्या हो सकता है, दैट ए had received grave and sudden provocation from B, यह कि क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। और क्या हो सकता है, यह कि ख की मृत्यु कारित करते समय क चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। दैट ए एट द ऑफ डूइंग एक्ट विच caused B death was by reason of the unsoundness of mind, incapable of knowing its nature। अगला वर्ड है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर और मार्क और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, सब्सटेंस जो हो सकता है वो सब्सटेंस किसी भी चीज़ का हो सकता है, कपड़ा, चमड़ा, धातु, कुछ भी किसी भी चीज़ का सब्सटेंस हो सकता है। डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई वो है बताती है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर, फिगर और मार्क्स or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। means दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हों या उपयोग किया जा सके। मतलब कि यदि रिकॉर्ड करने का पर्पज नहीं है तो डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। अब इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। अ राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, लेख दस्तावेज है। वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज है। अ मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, मानचित्र या रेखांक, रेखांक को प्लान कहते हैं, दस्तावेज है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए मेटल प्लेट और स्टोन इज ए डॉक्यूमेंट, किसी धातु पट्ट पे या शिला पट्ट पे कोई इंस्क्रिप्शन है तो वह डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, कोई व्यंग्यात्मक चित्र है तो वह भी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगा। अब डॉक्यूमेंट की बात आती है तो डॉक्यूमेंट में दो चीजें आते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 74 में बताया गया है और प्राइवेट डॉक्यूमेंट को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 75 में बताया गया है। सेक्शन 74 यह बताता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट निम्नलिखित दस्तावेज लोक दस्तावेजें हैं। पहला, वे दस्तावेज हैं जो प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के, शासकीय निकायों और अधिकरणों के तथा भारत के किसी भाग के या कॉमनवेल्थ के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक या कार्यपालिक लोक ऑफिसर के कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में है। और दूसरा, किसी राज्य में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज के लोक अभिलेख। तो सेक्शन 74 को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले सेक्शन 74 का क्लास 2 पढ़ते हैं और फिर क्लास 1 पढ़ते हैं। और सेक्शन 75 यह बताता है कि से सभी दस्तावेज प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं, से सभी दस्तावेज जो कि लोक दस्तावेज नहीं है वो प्राइवेट दस्तावेज हैं। सेक्शन 75 को एक तरह से हम रेजिड्यूरी सेक्शन कहते हैं।
अब आते हैं एविडेंस पे। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड फर्स्ट ऑल स्टेटमेंट which the court permits or required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry, यह oral evidence भी कहलाता है। और सेकेंड, all document including electronic record produced for the inspection of the court, यह documentary evidence कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, एविडेंस में क्या होता है, ऑल स्टेटमेंट एंड ऑल डॉक्यूमेंट, दो चीजें आती हैं, साक्ष्य शब्द से विपरीत है और उसके अंतर्गत आते हैं वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। और दूसरा, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल है, ऐसे दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। एविडेंस को लर्न करने के लिए आप इस तरह से की फिगर बना के लर्न कर सकते हैं। ऑल स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट, विच द कोर्ट परमिट्स आर रिक्वायर्ड टू मेड बिफोर इट बाय विटनेसेज इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, एंड ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हैं। अब एविडेंस की वर्किंग डेफिनेशन देख लेते हैं। वह साधन या सामग्री जिसे कोर्ट के समक्ष किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब कि वह मटेरियल जिससे किसी फैक्ट का एग्जिस्टेंस और नॉट एग्जिस्टेंस कोर्ट में हम इस्टेब्लिश कर सकें, मींस और मटेरियल की बात होती है। अब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन जो कि सेक्शन 3 में दी गई वो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट है प्रूव्ड। A fact is said to be proved when, after considering the matter before it, court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। मतलब कि कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है, या तो उस तथ्य के अस्तित्व को मान ले या उस तथ्य के अस्तित्व के इतने करीब पहुंच जाए या इतना संभाव्य हो कि उसका मानना किसी समान प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए भी उतना ही आसान हो जितना कि न्यायाधीश के लिए होता है या न्यायालय के लिए होता है। अब नेक्स्ट है डिसप्रूव। डिसप्रूव यह कहता है अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन, आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट, द कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और कंसीडर्स its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of particular case, to act upon the supposition that it does not exist। नासाबित, कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिक संभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। साबित में यह है कि न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उस तथ्य को इतना अधिसंभाव्य समझे कि किसी विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में कोई समान प्रज्ञा वाला व्यक्ति उसे अस्तित्व में माने। उसी तरह नासाबित में यह है कि न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत विषयों पर विचार करने के पश्चात विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। अब आते हैं, एक हो गया प्रूव्ड, दूसरा हो गया डिसप्रूव्ड, अब थर्ड है नॉट प्रूव्ड। अब आते हैं नॉट प्रूव्ड। A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved। एक तथ्य जो कि न ही साबित हुआ हो और न ही न साबित हुआ हो वह नॉट प्रूव्ड में आ जाता है।
अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो यूज हुई है वो है इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पहले इसमें था एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब हट गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा, इसलिए अब इंडिया में टेरिटरी ऑफ इंडिया शामिल है। ये सेक्शन 3 है कंप्लीट। इसके बाद सेक्शन 4 आता है। सेक्शन 4 प्रिजम्पशन की बात करता है। प्रिजम्पशन में डॉक्यूमेंट के संबंध में प्रिजम्पशन और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या आर्टिकल के संबंध में प्रिजम्पशन होता है। व्हाट इज मीन बाय प्रिजम्पशन, व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रिजम्पशन, ये दो चीज़ें हम देखेंगे। प्रिजम्पशन की कोई परिभाषा इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं दी गई है। प्रिजम्पशन जिसे कि हिंदी में प्रकल्पना कहते हैं, प्रकल्पना से तात्पर्य अनुमान, निष्कर्ष या कल्पना से है। न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत होने पर ही प्रकल्पना कर सकते हैं। प्रकल्पना के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं। पहला लोकनीति, दूसरा आवश्यकता तथा समीचीनता, तीसरा प्रकृति का सामान्य अनुक्रम, चौथा मानवीय आचरण और पांचवा कारोबार का अनुक्रम। प्रकल्पनाओं के प्रकार जो कि धारा 4 में बताए गए हैं वो दो तरह के हैं, रेबिटेबल प्रिजम्पशन एंड इरेबिटेबल प्रिजम्पशन। रेबिटेबल प्रिजम्पशन में मे प्रिज्यूम एंड सेल प्रिज्यूम है, और इरेबिटेबल प्रिजम्पशन जिसे कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं वो है मे प्रिज्यूम में प्रकल्पना कर सकेगा, इसमें विवेक है। सेल प्रिज्यूम में प्रकल्पना करेगा, इसमें कोर्ट अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे प्रिजम्पशन करना ही करना है। लेकिन मे प्रिज्यूम में कोर्ट अपना विवेक इस्तेमाल कर सकता है और प्रिजम्पशन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मे आल्सो इंक्लूड मे नॉट। और सेल प्रिज्यूम में प्रकल्पना करेगा ही करेगा। और इरेबिटेबल प्रिजम्पशन जिसे कि हम कंक्लूसिव प्रूफ कहते हैं, उसमें आप किसी तथ्य को देकर खंडित नहीं कर सकते प्रकल्पना को। इसमें बाध्यता ही होती है कि कोर्ट एविडेंस मांगेगा ही नहीं। लेकिन रेबिटेबल प्रिजम्पशन में कोर्ट एविडेंस मांग सकता है कि जो हमने प्रिजम्पशन किया है आप उसको रिबट कर दीजिए। खंडनीय प्रकल्पना को साक्ष्य देकर उस प्रकल्पना को खंडन किया जा सकता है, जिसमें प्रिजम्पशन को प्रतिकूल साक्ष्य देकर खंडित किया जा सके, और रेबिटेबल प्रिजम्पशन होता है। और इरेबिटेबल प्रिजम्पशन में प्रिजम्पशन हो जाने के बाद साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता है। प्रकल्पना से फायदा यह है कि चैप्टर 7 से छुटकारा मिल जाएगा। जब प्रिजम्पशन कोर्ट कर लेता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ से कोर्ट बच जाता है। प्रिजम्पशन टू डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ए न्यू हेडिंग कैप्शन होना चाहिए जो कि इसका है, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 18, सेक्शन 12 प्लस सेक्शन 6 न्यू सेक्शन, 12 ओल्ड थे और 6 न्यू हैं। कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 79, 18, 81, 81 के बाद एक सेक्शन इंसर्ट किया गया 81A, फिर 82, 83, 84, 85, 85 के बाद फिर 3 सेक्शन सब सेक्शन इंसर्ट किए गए, 85A, 85B, 85C, फिर उसके बाद 86, 87, 88, 88 के बाद 88A, फिर 89, 90, 90A। अब रिबिटेबल प्रिजम्पशन में टोटल 18 सेक्शन आते हैं, 12 मेन सेक्शन है और 6 उसमें सब सेक्शन जो ऐड किए हैं उन्हें जोड़ के टोटल 18 आ जाते हैं। अब इसकी आलोचना इस आधार पे की जाती है, इस कैप्शन को अमेंड करना चाहिए। जब पहले 12 सेक्शन हुआ करते थे तो उस हिसाब से ये ठीक था, लेकिन ये कैप्शन इस समय की सांविधिक योजना को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करती है। अब इसमें अमेंड करके प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कर देना चाहिए। ये हो गए आपके प्रिजम्पशन से संबंधित प्रोविजंस। अब जो कि प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट जो है वो इसमें मे प्रिज्यूम में 4 सेक्शन है और सेल प्रिज्यूम में 8 सेक्शन है, जो कि सेक्शन 79 to 90 के बीच में है। और सेक्शन 81A, 85A, 85B, 85C एंड 90A ये प्रिजम्पशन एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित है, जिसमें 2 सेक्शन मे प्रिज्यूम से हैं और 4 सेक्शन सेल प्रिज्यूम से हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक्ट नंबर 21 ऑफ 2000 वॉज इन्फोर्सेबल फ्रॉम 17 अक्टूबर 2000 है, और इसी के कैप्शन को हेडिंग कहेंगे। ये था हमारा प्रिजम्पशन चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये PDF मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो।